हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस पार्ट 4। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लाइट रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था और हम लोगों ने ये जाना था कि प्लांट लाइट की प्रेजेंस में कैसे एटीपी एंड एनएडीपीएच का फॉर्मेशन करते हैं। आज की क्लास के अंदर हम डार्क रिएक्शन के बारे में बात करेंगे और हम ये जानेंगे कि प्लांट अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं डार्क रिएक्शन के टाइम पे। तो शुरू करते हैं। डार्क रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे दोबारा जो भी अब तक हम लोगों ने किया है एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी बात की थी कि जो प्लांट है वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बट उसके दो फेज होते हैं, एक होता है लाइट फेज एंड सेकेंड होता है हमारा डार्क फेज। जो लाइट फेज है उसके अंदर प्लांट एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन करता है, जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था। एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है और इसके अंदर क्या हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, थाइलाकॉइड प्रेजेंट होते हैं। और इस थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर कौन सी रिएक्शन चलती है, लाइट रिएक्शन चलती है। एंड जब लाइट रिएक्शन होती है तो वाटर की स्प्लिटिंग होती है। एंड जब वाटर की स्प्लिटिंग होती है तो हमें मिलता है ऑक्सीजन, हमें मिलता है एटीपी जिसे कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, और हमें मिलता है एनएडीपीएच। तो ये वाला पार्ट हम कल वाली क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे डार्क रिएक्शन के बारे में, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहाँ पे होती है, स्ट्रोमा के अंदर होती है। तो स्ट्रोमा के अंदर होती है डार्क रिएक्शन। इसे हम कार्बन रिएक्शन भी कहते हैं, इसे हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं, इसे हम C3 साइकिल भी कहते हैं और इसे हम केल्विन बेसन बेशम साइकिल भी कहते हैं। इस फेज के टाइम पर ही क्या होता है कि जो प्लांट है, जो लाइट रिएक्शन के टाइम पे प्रोडक्ट बना था, क्या चीज बनी थी, एटीपी और एनएडीपीएच। तो प्लांट इन दोनों का यूज करके और एटमॉस्फेयर से क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड यहां पर फॉर्म करता है शुगर। अब ये शुगर का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके बारे में अभी हमें डिस्कस करना है। केल्विन साइकिल इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या लिखा गया है, केल्विन साइकिल uses the chemical energy of the ATP and NADPH to reduce the CO2 to sugar। ये हम पहली क्लास में ही डिस्कस कर चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है और हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज। लेकिन हमें CO2 की रिडक्शन के लिए क्या चाहिए था, हमें रिडक्शन के लिए चाहिए था कोई रिड्यूसिंग पावर। और हम यहाँ पे रिड्यूसिंग पावर किसको यूज करते हैं, हम यूज करते हैं NADPH को। लेकिन इसकी चार्जिंग भी करनी होती है, तो चार्जिंग के लिए हमें चाहिए होती है एनर्जी, जो हमें कहाँ से मिलती है, हमें मिलती है एटीपी से। तो हमें ये बात समझ में आ गई है कि केल्विन साइकिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहाँ पर होता है, स्ट्रोमा के अंदर होता है। और जब स्ट्रोमा के अंदर ये साइकिल चलता है तो लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट क्या था, एटीपी और एनएडीपीएच, इसको यूज किया जाता है। तो और एक चीज और हमें ये भी नहीं भूलना है कि हमारे पास एक क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट होते हैं मेसोफिल सेल के अंदर। तो मेसोफिल सेल में ही ये सारा का सारा प्रोसेस चल रहा है। अब यहाँ पर साइकिल को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा प्लांट की कैटेगरी में जान लेते हैं। जो प्लांट होते हैं, प्लांट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। प्लांट C3 होते हैं, प्लांट C4 होते हैं, एंड प्लांट कैम प्लांट्स भी होते हैं। कैम क्या होता है, कैम होता है ग्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। अब इस नेचर में बहुत सारे प्लांट एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन प्लांट C3 हो, चाहे हमारा C4 हो, या प्लांट हमारा कैम हो, अगर उस प्लांट को फूड प्रिपेयर करना है तो फूड प्रिपेयर करने के लिए उसके अंदर एक ही पाथवे चलता है और उस पाथवे का नाम क्या है, केल्विन साइकिल। अगर उसे फूड का फॉर्मेशन करना है, जैसे यहाँ पे कैम प्लांट के अंदर कैक्टस है, अगेव है, ओपेंशिया है। C4 प्लांट के अंदर मेज, सोरघम, शुगर केन। और C3 प्लांट की लिस्ट तो बहुत बड़ी है, सीरियल्स, बार्ले, ओट, राइस, व्हीट, कॉटन, सनफ्लावर, सोयाबीन। ये सारे ऐसे प्लांट हैं जो किसके अंडर आते हैं, C3 प्लांट के अंदर। अब हमें यहाँ पे इसी चीज का ही ध्यान रखना है,
प्लांट नेचर में कोई भी हो, लेकिन अगर उसको फूड बनाना है तो फूड बनाने के लिए उस प्लांट के अंदर केल्विन साइकिल ही चलेगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे और हमें ध्यान में रखनी है, जो हम आने वाली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। जो हमारे C4 प्लांट्स हैं और जो हमारे कैम प्लांट्स हैं, इन प्लांट के अंदर केल्विन साइकिल के अलावा भी एक और पाथवे चलता है, और वो सारे पाथवे C3 प्लांट के अंदर नहीं होते हैं। बट उसके बावजूद भी भले ही और पाथवे चल रहे हैं, बट फिर भी अगर उस प्लांट को फूड बनाना है तो फूड बनाने के लिए तो एक ही पाथवे चलता है, और उस पाथवे का नाम क्या है? वो है हमारा केल्विन साइकिल, जिसे हम C3 साइकिल भी कहते हैं और जिसे हम केल्विन बेसन बेशम साइकिल भी कहते हैं। तो साइकिल को शुरू करते हैं। तो ये हमें समझ में आ गया है कि साइकिल जो है हमारा कहाँ पे होता है? ये होता है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर। अब जो केल्विन साइकिल है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया। अकर इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट, इट डजंट मैटर वेदर दे हैव C3 और C4 और एनी अदर पाथवे। केल्विन साइकिल जो होता है उसकी टोटल 3 फेज होते हैं। सबसे पहला फेज होता है कार्बोक्सिलेशन, सेकेंड फेज होता है रिडक्शन एंड थर्ड फेज होता है रीजनरेशन। तो 3 फेज है केल्विन साइकिल के, कार्बोक्सिलेशन, सेकेंड है रिडक्शन एंड थर्ड होता है रीजनरेशन। तो यहाँ पर एक पिक्चर हमारे पास बनी है केल्विन साइकिल की। अब इसको देखते हैं और साइकिल को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा प्लांट है ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले स्टेप में यही दिखाया गया है, कार्बन का इनपुट हो रहा है। ये कार्बन कहाँ से आया है? ये कार्बन जो गैस है ये हमें मिली है एटमॉस्फेयर से। तो एटमॉस्फेयर से सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर आता है, और लीफ के कौन से वाले पार्ट में आता है? मेसोफिल सेल में। तो मेसोफिल सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट, एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है? स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा के अंदर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है, और जो हमारा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके पास टोटल 5 कार्बन होते हैं। इस 5 कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम दिया जाता है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के पास कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन होते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में हम इसे RUBP भी कहते हैं। अब ये हमारे पास वो मॉलिक्यूल है जो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आई है उसको अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करेगा। लेकिन अगर RUBP को CO2 को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करना है, तो इनकॉर्पोरेशन के लिए इसके पास कोई एंजाइम होना चाहिए। बिना एंजाइम के यहाँ पर कोई भी रिएक्शन हो नहीं सकती है। तो इस रिएक्शन को करवाने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, उस एंजाइम का नाम होता है रुबिस्को। जो रुबिस्को एंजाइम है ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होती है इन होल ऑफ द बायोस्फीयर। अब ये जो रुबिस्को नाम का एंजाइम है ये क्या काम करता है? एटमॉस्फेरिक CO2 को इनकॉर्पोरेट कर देता है, फिक्स कर देता है RUBP के साथ, और इसी स्टेप को कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। ये इसे ही कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। अगर RUBP के पास 5 कार्बन है एंड एटमॉस्फेयर से 1 कार्बन आया है, अगर ये इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया है, तो जो भी मॉलिक्यूल हमें मिलेगा उसके पास कितने कार्बन होने चाहिए? तो उसके पास कार्बन होनी चाहिए 6 कार्बन। ऐसा क्यों? क्योंकि RUBP के पास तो 5 कार्बन है, और एटमॉस्फेयर से अगर 1 टाइम पे 1 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल आ रहा है, तो 5 और 1 मिलकर क्या बनाएंगे? 6 कार्बन का कंपाउंड बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 6 कार्बन का ही इंटरमीडिएट बनता है, लेकिन वो अनस्टेबल होता है और ज्यादा टाइम तक वो यहाँ पर रह नहीं पाता। इसकी वजह से उस 6 कार्बन मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो जाता है, और ब्रेकडाउन होता है 2 कंपाउंड के अंदर, एंड वो दोनों कंपाउंड करते हैं 3 कार्बन, और इस 3 कार्बन कंपाउंड का नाम है 3 फॉस्फोग्लिसरेट। कैसे कहते हैं? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। प्लीज यहाँ पे ध्यान रखना, अक्सर हम इस बात के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें लगता है कि यहाँ पे लिखा है 3 फॉस्फोग्लिसरेट, इसका मतलब फॉस्फोग्लिसरेट 3 मिले हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है।
इसका मतलब क्या होता है, ये 3 यहाँ पर क्यों मेंशन किया गया है? अगर यहाँ पे मैं कार्बन के बारे में बताऊं, सपोज कीजिए 3 फॉस्फोग्लिसराइड के पास ये पहला कार्बन, ये इसका सेकंड कार्बन और ये इसका थर्ड कार्बन। तो फॉस्फोग्लिसरेट का जो कार्बन नंबर थर्ड होता है, इस कार्बन नंबर थर्ड पर प्रेजेंट होता है हमारा फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसी वजह से हमें यहाँ पे जो 3 कार्बन की शुगर मिलती है उसे कह देते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट। तो हमारे पास यहाँ पे जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, इसके पास जो फॉस्फेट है वो कहां पर प्रेजेंट है? कार्बन नंबर थर्ड पर प्रेजेंट है। और हमें इसके यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं? हमें इसके यहाँ पे मिलते हैं 2 मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले क्या हुआ, RuBp CO2 के साथ कंबाइन करता है और सबसे पहले यहाँ पे एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल बनाता है जिसके पास कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। लेकिन 6 कार्बन का जो मॉलिक्यूल यहाँ पे मिलता है वो अनस्टेबल होने की वजह से उसका ब्रेकडाउन हो जाता है 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर, और वो जो 2 मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं उस मॉलिक्यूल का नाम क्या है? 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब यहाँ पर जो सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड हमें मिला है 3 फॉस्फोग्लिसरेट, इसके पास टोटल कितने कार्बन है? इसके पास है 3 कार्बन, इसीलिए इस साइकिल का नाम C3 साइकिल भी है। बिकॉज यहाँ पे जो सबसे पहला प्रोडक्ट हमें मिलता है स्टेबल प्रोडक्ट, वो कितने कार्बन का होता है? ये होता है 3 कार्बन का। तो ये सबसे पहला स्टेप है केल्विन साइकिल का, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेप के बारे में। सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होता है कि जो हमें ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट मिला, इसका होता है रिडक्शन। अगर हमें 3 फॉस्फोग्लिसरेट का रिडक्शन करना है तो इसके लिए हमें किसी रिड्यूसिंग पावर की जरूरत होती है, और यही रिड्यूसिंग पावर कहां बनी थी? लाइट रिएक्शन के टाइम पे बनी थी, जिसका नाम होता है NADPH। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था कि जो NADPH है ये क्या होता है? ये रिड्यूस फॉर्म होती है, रिड्यूसिंग पावर है, किसी की रिडक्शन कर सकती है। अब ये जो NADPH है ये किसकी रिडक्शन करेगा? ये रिडक्शन करेगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट का। एक चीज और ध्यान रखिएगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट को कई बार किसी बुक में आपका सिंपल लिखा होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो आप यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कहो या 3 फॉस्फोग्लिसरेट कहो, बात एक ही है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड स्टेप के अंदर रिडक्शन वाले फेज में क्या होगा, सबसे पहले जो हमारा 3 फॉस्फोग्लिसरेट है इसको सबसे पहले चार्ज किया जाएगा, और चार्जिंग के लिए इसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी यहाँ पर कौन प्रोवाइड करता है? एटीपी। और ये एटीपी भी हमें कब मिली है? ये भी हमें लाइट रिएक्शन के टाइम पर ही मिली है। तो सबसे पहले 3 फॉस्फोग्लिसरेट को चार्ज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एटीपी, एंड जब इसकी चार्जिंग यहाँ पे होती है तो हमें जो यहाँ पे कंपाउंड मिलता है उस कंपाउंड का नाम होता है, जहां पर मेंशन नहीं किया गया है, वो होता है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। और हमारे पास ये जो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट है, अब इसका रिडक्शन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ NADPH। अगर हमें एक फॉस्फोग्लिसरेट की रिडक्शन करनी है तो हमें एक एटीपी चाहिए होती है और हमें एक ही NADPH चाहिए होता है। लेकिन यहां पर एक CO2 के एंटर होने पे कितने फॉस्फोग्लिसरेट बने थे? यहाँ पे हर जगह हमें मिले हैं 2 मॉलिक्यूल्स मिले हमें 3 फॉस्फोग्लिसरेट के। तो अगर हमें एक CO2 के एंटर होने पे 2 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं फॉस्फोग्लिसरेट के, तो इसका मतलब क्या है कि जब यहाँ पे रिडक्शन होगा तो इस रिडक्शन वाले फेज के अंदर 2 एटीपी और 2 ही NADPH का यूज किया जाएगा इसकी रिडक्शन के लिए। अब जब 3 फॉस्फोग्लिसरेट की रिडक्शन की जाएगी तो हमें अगेन यहाँ पे आगे मिलेगी 3 कार्बन वाली शुगर, 3 कार्बन कंटेनिंग शुगर, और वो शुगर फॉस्फेट कंटेन करती है ऑब्वियसली, तो इसीलिए उस शुगर को कॉमनली हम कह देते हैं ट्रायोस फॉस्फेट। उसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ट्रायोस फॉस्फेट। अब जो शुगर हमें यहाँ पे मिलती है, सबसे पहले जो शुगर मिलती है उस शुगर का नाम होता है ग्लिसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट। हमें क्या मिलता है रिडक्शन पे? हमें मिलता है ग्लिसरल एल्डिहाइड
3 फॉस्फेट। अब ये जो ग्लिसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट है, कई बार इसे शॉर्ट फॉर्म में हम कह देते हैं G3P। तो G3P क्या है? ग्लिसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट। और ये हमें कब मिलता है? जब 3 फॉस्फोग्लिसरेट का रिडक्शन होता है। तो हमें यहाँ पर एक बात का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, हम इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। कार्बोक्सिलेशन के टाइम पे हमें यहाँ पे मिला है ग्लिसरिक एसिड, हमें यहाँ पे कौन सा एसिड मिला है? ग्लिसरिक। लेकिन रिडक्शन के बाद हमें यहाँ पे मिला है एल्डिहाइड, ग्लिसरल्डेहाइड मिला है, यहाँ पे ग्लिसरिक एसिड नहीं है। अब जो हमारा ग्लिसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट है, इसके पास 3 कार्बन होते हैं, और ऑब्वियसली अगर यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल का रिडक्शन हुआ है तो हमें यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ही मिलेगी ग्लिसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट की। लेकिन इसी का ही एक आइसोमर होता है, और उसके आइसोमर को हम कहते हैं डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम DHAP भी कहते हैं, डाया हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो हमारे पास ये जो ग्लिसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट है, सबसे पहली शुगर है जो केल्विन साइकिल के टाइम पे हमें मिलती है। हमें केल्विन साइकिल से डायरेक्ट कभी भी ग्लूकोज नहीं मिलता है, हमें डायरेक्टली यहाँ पे मिलता है ग्लिसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट। बाद में इस शुगर से हम ग्लूकोज को बनाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे रिडक्शन का रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है कि हमें यहाँ पे क्या मिल गया? हमें यहाँ पे मिल रहा है ग्लिसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट, और इसके कितने मॉलिक्यूल्स मिले? हमें 2 मॉलिक्यूल्स मिले हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? जो हमारा ग्लिसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट है, हमने क्या कहा? ये क्या करेगा? शुगर बना सकता है, ग्लूकोज बना सकता है। तो इसके बाद कई बार ये स्टार्च भी बना सकता है, क्योंकि स्टार्च क्या होता है? प्लांट के अंदर स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट है। मतलब प्लांट अपना फूड नो डाउट ग्लूकोज की फॉर्म में प्रिपेयर करता है, लेकिन जितना भी एक्सेसिव ग्लूकोज होता है वो सारे एक्सेसिव ग्लूकोज को स्टोर कर देता है स्टार्च की फॉर्म में। और ये स्टार्च कहाँ पे स्टोर होता है? स्टार्च की फॉर्म में। लेकिन हमने पहली क्लास के अंदर बात की थी कि प्लांट के अंदर खाना नो डाउट लीव्स के अंदर बनता है, लेकिन उस फूड की जरूरत प्लांट के हर एक पार्ट के अंदर होती है। उसकी जरूरत स्टेम में भी है, और उसकी जरूरत रूट्स के अंदर भी है। अब जो फूड लीव्स के अंदर बनता है, इसके बाद वो फूड क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है रूट और स्टेम के अंदर। लेकिन जब भी कभी प्लांट अपने फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो वो ट्रांसपोर्ट हमेशा करते हैं सुक्रोज की फॉर्म में। फूड का ट्रांसपोर्ट कभी भी ग्लूकोज की फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में नहीं होता है, और ये सुक्रोज कहाँ स्टोर होता है? प्लांट के साइटोसोल के अंदर। लेकिन अब अगर लीव्स के अंदर खाना बना है और उसको हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो ये इसके लिए कोई ना कोई मीडियम तो होना चाहिए जो इसको ट्रांसपोर्ट करेगा। तो सुक्रोज को प्लांट के बाकी पार्ट में ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करता है फ्लोएम। तो सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? फ्लोएम करता है। सुक्रोज स्टोर कहाँ पे होता है? साइटोसोल के अंदर। और प्लांट एक्सेसिव ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर कर देता है? स्टार्च की फॉर्म में। और स्टार्च कहाँ पे स्टोर होता है? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टार्च हमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलेगा, सुक्रोज हमें साइटोसोल के अंदर मिलेगा। और सुक्रोज जब जब भी ट्रांसपोर्ट होगा लीफ से स्टेम या फिर रूट के अंदर, तो वो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन हेल्प करेगा? फ्लोएम हेल्प करेगा। लेकिन यहां पर अगेन एक पॉइंट और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सुक्रोज ही ट्रांसपोर्ट क्यों होता है, ग्लूकोज या स्टार्च ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं होते हैं? तो अभी हमें जस्ट एक लाइन के अंदर ध्यान रखना है कि जो हमारा सुक्रोज है, ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। कैसे शुगर होती है? ये रिड्यूसिंग शुगर होती है। तो जिस फॉर्म में हम इस शुगर को भेजेंगे प्लांट के उस पार्ट को, उसी फॉर्म में ये शुगर मिलेगी। लेकिन अगर हम इसको ग्लूकोज की फॉर्म में भेजते या स्टार्च की फॉर्म में भेजते तो ये दोनों हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर है, उस फॉर्म में प्लांट के उस पार्ट को वो शुगर नहीं मिलती। लेकिन अब इसके बाद ये तो हमें यहाँ पे फूड कौन से वाले फेज के अंदर मिल रहा है? फूड हमें मिल रहा है जो हमारा रिडक्शन वाला फेज है, और ये हमारा सेकेंड वाला फेज था। अब लास्ट फेज आता है जिसे बोलते हैं रीजनरेशन। अब देखिए, अगर हम चाहते हैं ये साइकिल हमारा कंटिन्यू चलता रहे, कि एटमॉस्फेयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है उसको बार बार को एक्सेप्ट करता रहे, उसको फिक्स करता रहे, तो फिक्स करने के लिए हमें इस आरयूबीपी को तो दोबारा रीजनरेट करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे क्या होता है कि जब रिडक्शन होती है तो कुछ मॉलिक्यूल तो इसके ग्लूकोज को बनाने के लिए चले जाते हैं और कुछ मॉलिक्यूल इसके दोबारा रीजनरेशन कर देते हैं आरयूबीपी का। तो जब हम ट्रायोस फॉस्फेट से आरयूबीपी को रीजनरेट करते हैं, यहां पर भी क्या यूज होता है, एक एटीपी यूज होती है दोबारा इस फेज के अंदर, रीजनरेशन वाले फेज में। एंड जब एटीपी यूज होती है तो हमें क्या मिलता है, एडीपी, और हमें मिलता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और इसका यूज अब कौन करता है, इसका यूज करता है लाइट रिएक्शन में हमारी थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, जो दोबारा इसका यूज करके क्या बना देती है, एटीपी का फॉर्मेशन कर देती है। तो यहाँ पे ये था हमारे पास केल्विन साइकिल, जिसके टोटल 3 फेज है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और हमारा रीजनरेशन। यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस करनी है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब उसको अगर हमें यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन करनी है, एक बार यहाँ पे मैं स्लाइड में सारी चीजें लिख लेती हूँ। अभी हमने इस साइकिल से क्या देखा, हमने इस साइकिल से एक चीज ये वाली ऑब्जर्व की कि अगर एटमॉस्फेयर से 1 कार्बन डाइऑक्साइड आता है तो इस 1 CO2 को फिक्स कौन करता है, इसको फिक्स करता है हमारा आरयूबीपी। और इस आरयूबीपी के पास कितने कार्बन होते हैं, इसके पास होते हैं 5 कार्बन। और इस रिएक्शन को कौन करवाता है, इस रिएक्शन को करवाता है रुबिस्को। रुबिस्को क्या है, एक एंजाइम है और ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है इन होल ऑफ द बायोस्फीयर। जब रुबिस्को CO2 को आरयूबीपी में फिक्स करवाता है तो हमें यहाँ पे सबसे पहला प्रोडक्ट, स्टेबल प्रोडक्ट कितने कार्बन का मिलता है, हमें मिलता है 3 कार्बन का, और उसका नाम होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या उसे हम कह सकते हैं फॉस्फोग्लिसरेट। लेकिन हमें फॉस्फोग्लिसरेट के कितने मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, हमें मिलते हैं 2 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ 2 into दिस। और इसी स्टेप को अब यहाँ पे क्या हुआ है, CO2 हमारा फिक्स हो गया है, इस स्टेप को हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा कि जो हमारा ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट हमें मिला है, सॉरी जो हमें 3 फॉस्फोग्लिसरेट मिला है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स मिले हैं, इसका होता है रिडक्शन। और जब हम रिडक्शन करते हैं तो रिडक्शन के टाइम पर क्या होता है, सबसे पहले इसकी चार्जिंग की जाती है। और अगर हमें एक मॉलिक्यूल को चार्ज करना है तो हमें यहाँ पर हम एक एटीपी यूज करते हैं। तो हमें कितने कितने फॉस्फोग्लिसरेट हमें मिले हैं, 2 मॉलिक्यूल्स मिले हैं, तो इसलिए यहाँ पे 2 एटीपी यूज होगी। तो सबसे पहले रिडक्शन से पहले एटीपी यूज की जाती है, और जब हम एटीपी यूज करेंगे तो ये क्या होगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। साथ ही रिडक्शन के लिए हम यूज करते हैं NADPH, और NADPH का यूज करेगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट और हमें क्या मिलेगा, NADP पॉजिटिव और प्लस हाइड्रोजन आयंस। लेकिन जब 3 फॉस्फोग्लिसरेट का रिडक्शन हो जाएगा तो हमें यहाँ पे मिलेगा ट्रायोस फॉस्फेट। ट्रायोस फॉस्फेट क्या है, 3 कार्बन वाली शुगर। और उस शुगर का नाम क्या है, उस शुगर का नाम है ग्लिसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं G3P। तो ये हमें रिडक्शन वाले फेज में क्या मिला है, हमें मिला है G3P। अब यहाँ पे अगर 2 मॉलिक्यूल्स का रिडक्शन हुआ है तो हमें कितने ग्लिसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट मिले होंगे, हमें मिले होंगे 2 मॉलिक्यूल्स मिले होंगे ग्लिसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट के। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक कंसेप्ट है समझने वाला, उसे बहुत ध्यान से समझिएगा। हमने क्या कहा कि हमारे एक चीज और, इसके पास भी कितने कार्बन है, इसके पास भी 3 कार्बन है, कि अगर हम साइकिल को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो हमें बार बार क्या करना पड़ेगा, हमें आरयूबीपी को रीजनरेट करना पड़ेगा। इस वाले फेज में क्या हुआ था, रिडक्शन। हमें क्या करना है, यहां पे इसको अगर आरयूबीपी को रीजनरेट करना है तो रीजनरेट किससे होगा, G3P से होगा, ग्लिसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट से होगा। यहां पे क्या हो रहा है, इसका रीजनरेशन। अब समझने वाली बात यहां पर क्या है, आरयूबीपी के पास कितने कार्बन होते हैं, टोटल होते हैं 5 कार्बन। और यहाँ पे हमें ग्लिसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल्स मिले हैं, हमें यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स मिले हैं। अगर एक ग्लिसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट के पास 3 कार्बन है तो
2 मॉलिक्यूल्स अगर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के हैं तो उसके पास कितने कार्बन होंगे टोटल? तो हम आइडिया लगा सकते हैं, यहां पर हमारे पास टोटल कार्बन होंगे 6 कार्बन। और अगर हमें इसी से ही आरयूबीपी को रीजनरेट करना है, तो आरयूबीपी को रीजनरेट करने के लिए हमें कितने कार्बन चाहिए? हमें चाहिए 5 कार्बन चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब 1 CO2 एंटर होता है, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का ओनली 1 ही कार्बन होता है जो ग्लूकोज को बनाने के लिए साइकिल से बाहर आ जाता है। बाकी इसके 5 कार्बन दोबारा आरयूबीपी को रीजनरेट करते हैं। तो एक साइकिल के टाइम पर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का ओनली 1 ही कार्बन जाएगा, किस लिए? ग्लूकोज को बनाने के लिए। लेकिन ग्लूकोज के पास टोटल कितने कार्बन होते हैं? ग्लूकोज के पास टोटल होते हैं 6 कार्बन, C6H12O6, यही होता है हमारा ग्लूकोज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक CO2 साइकिल के अंदर एंटर हुआ, तो इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि ग्लूकोज का 1/6 पोर्शन ही बन पाएगा जब एक साइकिल कंप्लीट होगा। तो अगर हमें कंप्लीट ग्लूकोज को बनाना है, उसके 6 के 6 कार्बन को फिक्स करना है, तो हमें 6 टाइम इस साइकिल को घुमाना पड़ेगा। क्योंकि जब एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, तो इस ग्लूकोज का ओनली 1/6 पोर्शन बना है, 1/6। क्योंकि ग्लूकोज के पास कितने कार्बन होते हैं? टोटल होते हैं यहाँ पे 6 कार्बन। अब जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आरयूबीपी का रीजनरेशन करता है, तो यहां पर दोबारा एटीपी यूज होती है। एंड जब एटीपी यहां पर यूज होती है, तो दोबारा हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है एडीपी और प्लस मिलता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अभी हमने यहाँ पे क्या देखा कि अगर हमें आरयूबीपी को रीजनरेट करना है, तो टोटल हमें 5 कार्बन की जरूरत है। तो जब एक CO2 साइकिल के अंदर एंटर होता है, तो यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और उसके 5 कार्बन आरयूबीपी को रीजनरेट करते हैं और इसका ओनली 1 कार्बन ही जाता है ग्लूकोज को बनाने के लिए। और जब रीजनरेशन होता है, तो दोबारा यहाँ पर क्या यूज होती है? एटीपी यूज होती है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर जब एक CO2 एंटर होता है, तो पर साइकिल, यहां पे हमें क्या नोट करना है? पर साइकिल कितने एटीपी यूज होते हैं? तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 3 एटीपी मॉलिक्यूल यूज होते हैं एक CO2 को फिक्स करने के लिए। क्योंकि 2 एटीपी तो यहां पर यूज हुए हैं और एक एटीपी हमारे पास रीजनरेशन वाले फेज के अंदर यूज हुआ है। लेकिन यहां पर NADPH कहां यूज हो रहा है? वो तो रिडक्शन वाले फेज के अंदर हो रहा है। तो यहां पर 2 NADPH यूज किए जाते हैं। तो अगर हमें एक CO2 को एंटर करना है, तो कितने एटीपी यूज होंगे? 3। और कितने NADPH यूज होंगे? टोटल 2। और अगर हमें एक कंप्लीट ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाना है, तो हमें टोटल कितने कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है? हमें टोटल 6 कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है। तो अगर एक CO2 के एंटर होने पे 3 ATP एंड 2 NADPH यूज हो रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे एक कंप्लीट ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं, जिसके लिए हमें 6 CO2 की जरूरत है, तो कितने एटीपी और कितने NADPH यूज होंगे? तो हमारे पास यहाँ पर यूज होंगे 18 एटीपी और हम टोटल 12 NADPH मॉलिक्यूल क्या होंगे? यूज होंगे, अगर हम एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं। तो यहां पर ये सारी बातें जो मैंने यहाँ पे बोली है, आप यहां पर भी देख सकते हो। सॉरी, एक मिनट। तो जो चीजें अभी हमने डिस्कस की है, हम यहाँ पे एक बार उसकी बैलेंस शीट देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सारी चीजें यहाँ पे लिख दी है कि अगर हमें 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाना है, तो 1 ग्लूकोज को बनाने के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड यूज होते हैं, 18 एटीपी यूज होती है और 12 NADPH यूज होते हैं। और साथ ही साथ में साइकिल को कितनी बार घूमना पड़ेगा? यहाँ पर
6 टर्न कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो जब केल्विन साइकिल के 6 टर्न कंप्लीट होंगे तब कहीं जाके हमें क्या मिलेगा, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलेगा। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 हेक्सोज शुगर, हेक्सोज शुगर का मतलब क्या होता है, 6 कार्बन वाली शुगर, और ग्लूकोज के पास कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। तो इस केस के अंदर 18 एटीपी एंड हमारे पास 12 एनएडीपीएच मॉलिक्यूल क्या होते हैं, हमारे पास यूज होते हैं। तो ये हमें इस चीज का क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो ये हमारा केल्विन साइकिल था जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर जो बातें भी मैंने बताई थी ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे रखा गया है, एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा गया है, द कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली फ्रॉम द केल्विन साइकिल इज एक्चुअली नॉट अ ग्लूकोज। वो डायरेक्टली ग्लूकोज हमें नहीं मिलता है, लेकिन हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 3 कार्बन वाला शुगर। और इस शुगर का नाम क्या है, इस शुगर का नाम है ग्लिसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में G3P भी कहते हैं। फॉर द नेट सिंथेसिस ऑफ 1 molecule of G3P, cycle must take place 3 times obviously, ताकि वो फिक्स कर सके 3 molecules of the CO2, 1 per turn of the cycle। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो अभी हमने ये वाला डायग्राम देखा था, हम इस डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं। अब देखिए अगर हम एक कार्बन डाइऑक्साइड से समझते हैं तो हमारे लिए समझना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए साइकिल के अंदर थोड़ा सा हमें इजी फॉर्म में दिया गया है। और ये साइकिल देखिए हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि मान लेते हैं एटमॉस्फेयर से एक टाइम पे 3CO2 के मॉलिक्यूल एंटर हो रहे हैं। तो अगर हमें 3CO2 मॉलिक्यूल को एंटर करवाना है तो RUBP भी हमें कितने चाहिए, वो भी हमें 3 चाहिए, इसलिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। तो एक CO2 के लिए 1 RUBP एंड 3 CO2 के लिए 3 RUBP। और इस रिएक्शन को कौन करवाएगा, रुबिस्को करवाएगा। और हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पे मिलेगा सबसे पहले 3 कंपाउंड्स मिलते हैं शॉर्ट लिव्ड इंटरमीडिएट के, जिसके पास टोटल कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। यहाँ पे देखो मेंशन किया गया है 1 2 3 4 5 और 6। इसे कहते हैं कार्बन फिक्सेशन और इसे कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। लेकिन ये क्या होता है, अनस्टेबल, इसीलिए इसका हो जाता है ब्रेकडाउन। और जब ब्रेकडाउन होता है तो हमें मिलता है 3 कार्बन का कंपाउंड जिसका नाम होता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अगेन यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल नहीं है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इसका नाम पूरा क्या है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट की होती है चार्जिंग। और यहाँ पर अब अगर 3CO2 एंटर हुए हैं, 3 RUBP यूज हुए हैं, तो कितने 3 फॉस्फोग्लिसरेट हमें मिले होंगे, ऑब्वियसली हमें यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल ही मिले होंगे। अब अगर हमें इन 6 मॉलिक्यूल का रिडक्शन करना है तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होती है, चार्जिंग। और चार्ज कौन करवाता है, एटीपी। तो यहाँ पे 6 ही एटीपी यूज होंगे, क्योंकि अगर हमें एक को चार्ज करना तो एक एटीपी चाहिए। तो 6 बने हैं तो 6 एटीपी यूज हो रहे हैं। और हमें क्या मिलता है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट पहले यहाँ पे मिलता है। अगेन इसके बाद हम यूज करते हैं 6 NADPH का। और ये क्या करता है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट का रिडक्शन करवा देता है और हमें मिल जाता है ग्लिसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट। अब ये जो ग्लिसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट है, ये हमें यहाँ पे कितने मिले होंगे, अगर 3 कार्बन डाइऑक्साइड एंटर आया होगा तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे मिले हैं 6 मॉलिक्यूल। 6 मॉलिक्यूल के पास कितने कार्बन रहे होंगे, अगर एक G3P के पास 3 कार्बन है तो 6 G3P के पास कितने कार्बन रहे होंगे, यहाँ पे रहे होंगे टोटल 18 कार्बन। अब अगर यहां पर हमारे पास टोटल 18 कार्बन है और हमें अब दोबारा RUBP को रीजनरेट करना है, कितने RUBP यहाँ पे यूज हुए थे, 3। और एक RUBP के पास 5 कार्बन होते हैं। तो अगर हमें 3 RUBP को रीजनरेट करना है तो टोटल यहाँ पे कितने कार्बन है हमारे पास, 15। इसका मतलब क्या हुआ, 18 कार्बन में से हमारे पास 15 कार्बन तो चले जाते हैं RUBP को रीजनरेट करने के लिए। और इसके 3 कार्बन देखो यहाँ पे लिखा भी है, 3 कार्बन का मतलब क्या है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ द G3P, जो शुगर हमें आउटपुट मिली है, इसका यूज किया जाएगा ग्लूकोज को बनाने के लिए या अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए। इसके साथ में जब रीजनरेशन होगा तो यहां पर भी क्या हो रहा है, दोबारा एटीपी यूज हो रही है। ठीक है, तो इस दौरान हम क्या देख रहे हैं कि केल्विन साइकिल के टाइम पर एटीपी ज्यादा यूज होती है एज कंपेयर टू द NADPH। तो ये था हमारा केल्विन साइकिल जो हो गया है कंप्लीट। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इसमें जो कुछ प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस आए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये हमारा
2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है Kelvin-Besson cycle is divided into three phases, namely carboxylation, reduction, and regeneration. The following statements are related to the three phase of the Kelvin cycle. और हमें यहाँ पे क्या बताना है? हमें यहाँ पे बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। तो सबसे पहला स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोल रहा है। ए स्टेटमेंट कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन एटीपी एंड एनएडीपीएच, बिल्कुल लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट होता ही एटीपी है और एनएडीपीएच है। वो क्या है, यूटिलाइज इन द कार्बोक्सिलेशन फेज। ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत, क्योंकि जो एटीपी है और एनएडीपीएच है ये हमारा कहां पर यूज होता है, ये यूज होता है रिडक्शन वाले फेज के अंदर। तो अगर हमारा ए स्टेटमेंट गलत है तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट आंसर और हमारा थर्ड आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। आंसर या तो होगा सेकंड या तो होगा फोर्थ। लेकिन अब हम यहाँ पे एक चीज और देख रहे हैं कि जो सेकंड ऑप्शन है एंड फोर्थ ऑप्शन, इसके अंदर डी स्टेटमेंट है। इसका वाला डी स्टेटमेंट पक्का ठीक है, ये बिना पढ़े ही हम इसको ट्रू कंसीडर कर लेते हैं। हो सकता है हम लोगों ने पढ़ा भी ना हो। अब आगे देखते हैं कि स्टेटमेंट बी ठीक है या हमारे पास सी ठीक है। अब बी वाला देखते हैं। बी स्टेटमेंट हमारे पास क्या कह रहा है, 6 molecule of 3-phosphoglycerate is converted into 6 molecule of glyceraldehyde 3-phosphate in the reduction phase। ये तो अभी हम लोगों ने अभी भी पढ़ा है कि अगर 6 molecule 3-phosphoglycerate के रिडक्शन वाले फेज में जाते हैं तो ऑब्वियसली वो ग्लिसरल्डेहाइड 3-phosphate भी 6 ही बनाएंगे। तो इससे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि हमारा आंसर यहाँ पे क्या है, बी है। ठीक है, मतलब बी ही आंसर है क्योंकि बी वाली स्टेटमेंट हो जाती है राइट। बट एक बार हम सी भी देख लेते हैं। सी वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द एक्शन ऑफ एल्डोलेज एंजाइम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट टेक्स प्लेस इन द रिडक्शन वाला फेज। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इवन हमने फ्रुक्टोज वाली शुगर तो यहाँ पे यूज भी नहीं होती है रिडक्शन वाले फेज के अंदर। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि सी वाला स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या गलत है। बल्कि हमने ये पढ़ा भी नहीं था बट फिर भी एलिमिनेशन मेथड से हमें समझ में आ गया है कि सी वाला स्टेटमेंट भी क्या है, रॉन्ग है। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है बी। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबोलाइट formed during the Kelvin-Besson cycle in chloroplast is involved in starch synthesis and can be transported to the cytosol। तो ये क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा मेटाबोलाइट है जो केल्विन बेसन साइकिल के अंदर बना और कहां बना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर बना, और वो किसमें इन्वॉल्व है, स्टार्च की बायोसिंथेसिस में, और साथ में वो ट्रांसपोर्ट भी होता है साइटोसोल के अंदर। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जब हमारे पास रिडक्शन वाला फेज होता है तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है ग्लिसरल्डेहाइड 3-phosphate, एल्डिहाइड 3-phosphate, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम G3P भी कहते हैं। और यही बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, या तो स्टार्च में या तो सुक्रोज में। अगर सुक्रोज में कन्वर्ट होगा तो कहां जाएगा, ये जाएगा हमारा साइटोप्लाज्म में, और उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। अब हमें जो भी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है हमें उसके बारे में बताना है। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है ट्रायोस फॉस्फेट, सेकेंड ऑप्शन है ग्लिसरल्डेहाइड 3-phosphate, थर्ड हमारे पास है फ्रुक्टोज 6-phosphate एंड फोर्थ हमारे पास है राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन क्या कह रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबोलाइट फॉर्म ड्यूरिंग केल्विन साइकिल इन द क्लोरोप्लास्ट इज इन्वॉल्वड इन द स्टार्च बायोसिंथेसिस। तो स्टार्च की बायोसिंथेसिस के लिए और जो ट्रांसपोर्ट भी होता है साइटोसोल में, वो हमारे पास क्या होता है, ये होता है ग्लिसरल्डेहाइड 3-phosphate, क्योंकि इसी से ही हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं फर्दर शुगर। ठीक है, सॉरी यहाँ पर आंसर 1 दिया गया है बट इसका आंसर होगा हमारे पास सेकंड ग्लिसरल्डेहाइड 3-phosphate। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, which one of the following reaction takes place during the reduction phase of the Kelvin cycle। रिडक्शन वाले टाइम पे कौन सी रिएक्शन हो रही है हमें उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट टू ग्लिसरल्डे टू 3-phosphoglycerate, ये तो हमें कार्बोक्सिलेशन के टाइम पे मिलता है, तो आंसर ये नहीं होगा। सेकंड क्या कह रहा है, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट टू ग्लिसरल्डेहाइड 3-phosphate, बिल्कुल यही होता है, तो आंसर हमारे पास क्या हो गया, आंसर हमारे पास हो गया यहाँ पे सेकंड। थर्ड क्या कह रहा है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
राइबोलोज 5 फॉस्फेट टू दी राइबोलोज, नो, हमारे पास आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया है सेकंड। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फोटोसिंथेटिक एसिमुलेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक CO2 बाय द लीव्स हमें क्या देता है? सुक्रोज एंड स्टार्च एज एन एंड प्रोडक्ट ऑफ द टू ग्लूकोनियोजेनिक पाथवे दैट आर फिजिकली सेपरेटेड। Which one of the following combination of the cell organelle are involved in such physical separation of the process? तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि हमें जो सुक्रोज है वो कहाँ स्टोर होता है? साइटोसोल के अंदर, साइटोप्लाज्म में, और स्टार्च कहाँ पे स्टोर होता है? हमारा क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो पहला ऑप्शन कह रहा है सुक्रोज साइटोसोल में होता है, जो बिल्कुल ठीक है, लेकिन स्टार्च माइटोकॉन्ड्रिया में बिल्कुल नहीं होता है। सेकेंड है सुक्रोज इन क्लोरोप्लास्ट, नो। सुक्रोज इन माइटोकॉन्ड्रिया, नो। आंसर क्या हो गया? फोर्थ, सुक्रोज होता है साइटोसोल में, और स्टार्च कहाँ होता है? हमारा क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो आंसर हो जाता है हमारा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following component is expected to be most abundant in the phloem sap of a plant? तो फ्लोएम के अंदर हमें सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? हमें मिलेगा सुक्रोज। पहला ऑप्शन है प्रोटीन, नो। सेकेंड ऑर्गेनिक एसिड, थर्ड है शुगर, फोर्थ है फॉस्फेट। तो आंसर हमारा क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज जनरली ट्रांसलोकेटेड इन द फ्लोएम? तो फ्लोएम के अंदर जनरली क्या चीज ट्रांसलोकेट होता है? हमारा ट्रांसपोर्ट होता है हमारा सुक्रोज। तो आंसर हो जाता है हमारा फर्स्ट। और इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाते हैं और केल्विन साइकिल यहीं पे ही कंप्लीट हो जाता है। तो हमारा सेशन यहाँ पे हो रहा है कंप्लीट। तो इसके साथ हमारा जो फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। हम लोगों ने लाइट रिएक्शन भी कंप्लीट कर ली और हम लोगों ने डार्क रिएक्शन भी। लेकिन इसके बावजूद भी इस चैप्टर के अंदर और भी पाथवे हैं, जैसे C4 पाथवे है, C2 पाथवे है, गैम पाथवे है, वो भी हम आने वाली क्लास के अंदर उनको भी कवर करेंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पाथवे दो ही थे। पहला था लाइट रिएक्शन और सेकेंड हमारे पास था डार्क रिएक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं? केल्विन साइकिल, जो हमें ये बताता है कि फूड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अभी आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।